बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 60 हम पढ़ रहे थे। डिडक्टेबल अलाउंसेस का चैप्टर जो पार्ट था उसको कवर कर रहे थे, लेकिन वीडियो कंप्लीट हो गई थी और हम इसमें से 60 को कंप्लीट नहीं कर सके, तो हम उसी जगह से कंटिन्यू करते हैं। जो डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, कि अगर आपने किसी से लोन ले लिया, वो किसी से मुराद क्या चीज़ है, वो बैंक हो सकता है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। इनसे आपने लोन लिया और उस लोन का मकसद क्या है? उस लोन का मकसद यह है कि या तो आप घर बना रहे हैं या घर खरीद रहे हैं। तो इस सूरत में अब वो जो है ना, आगे पर इसकी स्कीम्स हैं। कुछ तो होते हैं कि सीधा साधा कहते हैं भाई हमें तो इंटरेस्ट रेट चाहिए, वो हमें दें। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह करते, जैसे इस्लामिक बैंक्स होते हैं, वो असल में आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट जो लेते हैं वो घर के रेंट की शक्ल में लेते हैं, कि अपने पैसे तो हमने आपसे लेनी है, लेकिन बाकी आपने घर का रेंट पे करना है। या फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस जो होता है वो एप्रिसिएशन इन वैल्यू भी आपसे चार्ज करता है। तो इन दोनों सूरतों में आपने क्या करना है? इन दोनों सूरतों में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे, उस इंटरेस्ट को आप एज अ डिडक्टेबल अलाउंस आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर लेंगे। वजह क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि लोगों के पास अपने घर हों। अब इस घर के लिए अगर वो आउटसोर्सिंग कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ के, मतलब वो लोन ले लेते हैं, तो इस तरीके से लोगों के पास अपना घर आ जाएगा। तो इसको वो इनकरेज करना चाहते हैं, उसने आपको टैक्स बेनिफिट दे दिया। लेकिन अब इसमें एक लिमिट रख दी गई है कि इससे ज़्यादा आप, एक सीलिंग है, उससे ज़्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। द अमाउंट ऑफ individuals deductible allowance allowed under this subsection 1 shall not exceed to 2 million rupees or 50% of the taxable income whichever is lower। इसमें बात आपको ये की जा रही है कि ऐसे नहीं है कि आप सारे के सारे पैसे जो है ना वो दे दे यहाँ जो है ना उसमें इंटरेस्ट की शक्ल में, और गवर्नमेंट को बिल्कुल टैक्स मिले ही नहीं। इसमें यह है कि आप या तो 50% जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी उतना आपको लोन मिलेगा, आपको जो डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, या 2 मिलियन। देखिए, विच एवर इज लोअर, जब भी आपके पास आ जाए विच एवर इज लोअर, इसका मतलब ये है कि जो 2 3 4 आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें आपने एक ही ऑप्शन लेना है जो सबसे लोअर है, बाकी सबको आपने डिस्कार्ड कर देना है। जिस तरह आप इसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी 50 लाख सैलरी थी, तो 50% बनता है 25 लाख। तो उस सूरत में आपने 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए डिडक्टेबल अलाउंस लेना है, 50% को आपने डिस्कार्ड कर लेना है, एंड वाइस वर्सा। Any allowance or part of an allowance under this section for a tax year shall not for a tax year that is not able to be deducted for the tax year shall not be carried forward to a subsequent year। ये वही बात है कि अगर आपका जो था, फ़र्ज़ करें कि जो डिडक्टेबल अलाउंस बना था वो आपकी यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम में पूरी तरह एडजस्ट नहीं हुआ, कुछ बाकी बच गया, तो भाई आप इसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। Deductible allowance for educational expenses. Every individual shall be entitled to a deductible allowance in respect of a tuition fee paid by the individual in a tax year, provided that the taxable income of the individual is less than 1.5 million rupees। इसमें उसने ये बताया है कि अगर एक इंडिविजुअल है, वो अपने बच्चों के ऊपर कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस करता है या किसी भी फॉर्म में एजुकेशनल एक्सपेंसेस करता है, तो जो पैसे ट्यूशन फ़ी की शक्ल में पे किए गए हैं उसके ऊपर उसको एक डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। और वो जो डिडक्टेबल अलाउंस होगा उसके लिए जो है ना एक कंडीशन है कि मैक्सिमम कितना आपको मिल सकता है। उसमें यह है कि अगर आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो टोटल इनकम है इससे ज़्यादा हो जाएगी टैक्सेबल इनकम, तो फिर आपको उसमें डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, लेकिन होगा कितना वो हम आगे जाके देखते हैं। द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर आर टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ। अगेन लेसर ऑफ आ गया है कि मतलब आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें से सबसे कम वैल्यू आपने लेनी है। 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फ़ी पेड बाय द इंडिविजुअल रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अब जितनी भी ट्यूशन फ़ी पे आपने पे किया उसका 5% निकालें, जो वैल्यू आ गए उसको रखें अपने पास। फ़र्ज़ करें कि आपने 10 लाख रुपए टोटल फीस पे की, उसका 5% जो बनता है वो बनता है 50,000 रुपये। दूसरा है 25% ऑफ दी परसेंट टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। फ़र्ज़ करें कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 14 लाख रुपए थी, तो उसका 25% निकालते हैं, बल्कि 14 लाख भी नहीं करते हैं, इसको हम 12 लाख कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आ जाए। उसका 25% निकाले तो 25% बनता है 3 लाख रुपए।
ये भी आपके पास एक वैल्यू आ गई है। एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 रुपीज़ विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपके जितने भी बच्चे हैं उसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट कीजिए आपके दो बच्चे पढ़ रहे थे, तो 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 आ गया। तो एक तरफ है 50,000 और 50,000 के बाद हमने 3 लाख निकाला था और 1,20,000, तो सबसे जो कम है यानी 50,000 रुपये आपको बेनिफिट मिलेगा। Any allowance or part of the allowance under this section for a tax year that is not able to be deducted for the year shall not be carry forward to a subsequent। अगेन वही बात आ गया कि अगर आप क्या जो है ना जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो फुली यूटिलाइज नहीं हुआ तो इसको आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और इसमें आप हाँ एक और चीज़ भी है कि इस बेनिफिट को कौन कौन ले सकता है। अब डिडक्टेबल अलाउंस है, फ़र्ज़ करें कि हमारे गांव में एक नीडी बच्चा था, उसकी जो फ़ीस थी वो मैंने पे की है और उसकी जो फ़ीस थी वो फ़र्ज़ करें कि 2 लाख रुपए थी। क्या मैं उसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर ले सकता हूँ? नो। अलाउंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ईदर द पेरेंट्स making payment of the fee on furnishing the national tax number or the name of the educational institution। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वो बेनिफिट ले सकते हैं वो पेरेंट्स ले सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर पर वो क्या कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस इंस्टीट्यूशन है वो इसको बेनिफिट के तौर पर ले सकता है। अलाउंस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी taken into account for computation of the tax under subsection 149। अब आप एजुकेशन ये भी किस किस कौन कौन लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं भाई। अगर आपकी इनकम है फ्रॉम सैलरी तो सैलरी के ऊपर आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलने वाला। हाँ, आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर रहे हैं तो फिर आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा अंडर दिस सेक्शन। लेकिन सैलरी वाले मतलब अगर आप फर्ज कीजिए आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं या आप कोई और उसमें से हैं, अपना डॉक्टर अगर हैं तो फिर तो हो सकता है आपकी बिजनेस इनकम भी हो, लेकिन फर्ज करें कि आप आर्मी में या कोई और सर्विस करें, लेकिन आपकी जो सैलरी इनकम है उसके ऊपर आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं रिटर्न देख रहा था, दैट वाज ऑफ पीएफ एम्प्लॉय। अब पीएफ के जो लोग होते हैं नॉर्मली दे आर एजुकेटेड पर्सन, तो उसने डिडक्टेबल अलाउंस के लिया हुआ था, लेकिन लॉ इसको परमिट नहीं करता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।